सत्तू के बीज डाल मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक झूलर दे, सोरंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। आज के समय किसानों का आत्महत्या करना ही चिंता का विषय है। किसान अन्नदाता होता है, अगर वो फसल ही नहीं उपजाएगा तो हम खाएंगे क्या? कितनी बड़ी विडंबना है कि किसान हमारे लिए अनाज का उत्पादन करता है। सूखा, कीमतों में वृद्धि, बिचौलिए, बैंक का कर्ज, ऋण का बोझ, इन्हीं सब के कारणों में फंसकर भारतीय किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। पत्रकार द्वारा किसानों की आत्महत्याओं की सूचना दी गई। कपास सहित अन्य नकदी फसलों के किसानों की आत्महत्याओं की दर अधिक रही है। आत्महत्या करने वाले केवल छोटे जोत के किसान ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग के किसान भी उसमें हैं। बाद के वर्षों में कृषि संकट बढ़ता ही गया। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब हम घर चलते हैं। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। संविधान ने सबको वोट देने का अधिकार क्यों दे दिया? इनके खुद मरने जीने का पता नहीं है। वो विधायक, सरपंच और सरकार चुनते हैं। गांव, नगर, देश को संभालने चले। अगर वो इतने ही काबिल हैं तो अपने आप को क्यों नहीं संभालते? और वो गरीब लड़की जिसने कोई रुपया खर्च नहीं किया, फिर भी चुनाव जीत गई। और मैंने जो पानी की तरफ पैसा बहाया, फिर भी चुनाव हार गया। चुनाव हार गए? आप कैसे चुनाव हार गए? चुनाव तो रंजीत लड़ रहा था। चुनाव तो रंजीत ही लड़ा था। अरे इसको चुनाव लड़वा के उम्मीदवार बना के जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है मैंने। वोट हाथ जोड़कर मांगा जाता है, धमकी देकर नहीं। देखा है तुमने उसने पोस्टर क्या बनाया है? चुनाव चिन्ह क्या है उसका? बंदूक। बंदूक दिखाकर वोट मांगे हो? तो क्या करूं जीजा जी? वोट की भीख मांगू? उन भिखमंगों के आगे मैं नहीं झुकने वाला। तो देखो, तुम्हें जनता ने भिखमंगा बना दिया और तुम्हारे जैसे लोग राजनीति नहीं कर सकते। बड़े बड़े बाहुबली जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो जनता के बीच में जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। देखिए, तुम्हें क्या, तुम्हारे सामने क्या बोलना? भैंस के आगे बीर बजाना जैसा है। राजनीति के खुद इतने बड़े मास्टर हो तो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ा? मेरे भाई को क्यों आगे किया? मेरे भाई को कुछ भी गलत मत बोलो आप। दीदी, मैं अपने जीजाजी की बात का कभी बुरा नहीं मानता। मेरे जीजाजी तो मेरे लिए भगवान है। मुझे भगवान वगवान नहीं बनना, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। चुनाव में जो पैसे तुमने बर्बाद किया ना, उसकी भरपाई मुझे तुमसे चाहिए। मैं तो पहले ही कहती थी कि आप लोग जन सेवक बन ही नहीं सकते। अब देखना, अगली बार मैं आपको सरपंच का चुनाव भी जीत कर दिखाऊंगी। दीदी, आप ही जीत सकती हो और हम लोग को सेवक नहीं स्वामी बनना है। क्यों जीजाजी? दिमाग मत खराब कर। मैंने सोचा था कि घर में सरपंची आएगी तो गांव की जमीन को कब्जा करने में आसानी होगी, पर मेरा घोड़ा ही कमजोर निकला। घोड़ा कमजोर नहीं निकला जीजाजी। आप इशारा तो करिए, मैं चुटकी बजा के उस दामिनी को उठवा लूंगा। सरपंच बन के फूले नहीं समारी। चुप रहो तुम। अभी अभी तुम चुनाव हारे हो, ये सब करोगे ना तो सीधा जेल जाओगे।
मैं जेल जाऊंगा? अरे मुझे कौन जेल ले जाएगा, वो भी जीजा जी के होते हुए? अरे जीजा जी तो मेरे भगवान हैं। जीजा जी जिंदाबाद, जीजा जी जिंदाबाद। चुप रहो तुम। मैं जानती हूँ कितने बड़े 30 मार खा हो तुम दोनों। एक महिला को उठाने की बात करते शर्म नहीं आती तुम दोनों को? दीदी कभी कभी तो मुझे शक होता है कि आप हमारी तरफ हैं या उस दामिनी की तरफ। इन्हें हमारे दुश्मनों में ही भगवान नजर आता है। जाने वो कैसी औरतें होती हैं जो अपने पति को परमेश्वर मानती हैं। परमेश्वर बनने के लिए परमेश्वर जैसे काम करने भी जरूरी होते हैं। आप लोगों को तो जनता बगुला भगत ही समझेगी ना। दीदी आप तो हम सबकी बैंड बजा देती हैं, पर आप माने या ना माने, मैं अपने जीजा जी को भगवान ही मानता हूँ। इनसे बहस करने में टाइम बर्बाद मत करो। हमें माधव की जमीन कैसे हासिल करनी है ये सोचना है। ये दामिनी हमारे रास्ते में कांटे ही बिछाएगी। इस मर्ज की दवा तो हमें ढूंढनी होगी। देखिए जीजा जी, मुझे आर पार की लड़ाई ही आती है। ये राजनीति कूटनीति मेरे भेजे में नहीं घुसती। भेजा हो तब ना, तेरी खोपड़ी में तो गोबर ही भरा पड़ा हुआ है। क्या जीजा जी, आप भी मेरी खिंचाई करते रहते हैं? मैं कितना बेचारा साला हूँ कि ना दीदी मुझे प्यार करती है और ना आप ही मुझे भाव देते हैं। भाव तो उनको मिलता है जिनका वजन होता है। तुम्हारे जैसे लोग तो अपनी जिंदगी जी लें, यही बहुत बड़ी बात है। चुप रहिए आप। मेरे सोने जैसे भाई को कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आखिर सोने की कीमत एक जौहरी ही जान सकता है, आप जैसे लोग नहीं। एक गिदड़ को दूसरा गिदड़ जल्दी पहचान जाता है। जीजा जी आखिरकार आप मेरी दीदी से हार ही जाते हैं, फिर क्यों सर उठाते हैं? अच्छा जीजा जी सुनिए, मैं जाकर माधव से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ कि वो अपनी जमीन हमें दे दे। हमें उस जमीन पे मॉल बनाना है और उसकी जमीन बीच में आ रही है। उसे उस जमीन की मुंह मांगी रकम मिलेगी। अगर उसने अपनी जमीन हमें दे दी तो उसे देखते ही गांव के बाकी किसान भाई बहन भी अपनी जमीन हमें दे देंगे। ठीक है, जाओ अपने मिशन में सफल हो। जो हुक्म जीजा जी। ठीक है जगदीश राज, अगर माधव की जमीन मिल गई फिर तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। क्या देख रही है बेटा? कुछ किसान बहनों और भाइयों की आवाज की फाइल है, वही देख रही हूँ। कुछ के आवाज पास हो गए हैं, लेकिन कुछ के पास नहीं हुए हैं, और जिनके पास नहीं हुए हैं उन्हीं की लिस्ट चेक कर रही हूँ। तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। माँ, जब समय आएगा तब सोचूंगी। आप मेरे लिए परेशान मत होइए। मेरे गांव वालों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे अभी उसे पूरा करना है। बेटा काम तो जीवन भर लगा रहेगा, लेकिन ब्याह शादी अगर समय पे हो जाए तो अच्छा होता है। क्या मेरी तुम्हारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? पता है, एक माँ का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए, डोली में बैठ के अपने ससुराल जाए। उसके बाद माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और सर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। मतलब मैं अब आपको बोझ लगने लगी हूँ, है ना? बेटा बोझ की बात नहीं है, एक बेटी माँ के लिए कभी बोझ नहीं होती, लेकिन ये समाज जैसे ही समय बीतेगा तो हर आदमी सवाल करेगा कि बेटी को अब तक घर में बिठा के रखा है, क्या उसके हाथ नहीं पीले करने हैं? तो तुम ही बताओ कि मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती? बेटा ये दिखावा तो कुछ दिनों तक ठीक लगता है। माँ, आप मेरी शादी को लेकर इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो गई हैं? मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है पहले उसके बारे में सोचिए। एक तो मैं जगदीश राज के चलते पहले से ही परेशान हूँ,
दिन रात वो गंगापुर को बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने भी सौगंध उठाई है कि गंगापुर का सरपंच होने के नाते मैं गंगापुर को बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस भरोसे को पूरा करने में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। नमस्ते सुलेमान चाचा। नमस्ते बेटा, नमस्ते भाई। हाँ बेटा, जब से तुम सरपंच बनी हो, लोगों की उम्मीदें तुमसे बढ़ गई और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हारे प्रयासों से उनका आज तो सुधरेगा ही, कल भी सुधर जाएगा। उसके बाद फिर कोई हुकुम या जगदीश का किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ चाचा, यही प्रयास है मेरा कि गांव के हर गरीब मजदूर के चेहरे पर खुशी हो और गांव का हर व्यक्ति खुशहाल हो। हाँ, लोगों की खुशहाली की इतनी फिक्र है, लेकिन अपनी माँ के लिए ब्याह नहीं कर सकती। सुलेमान भाई, आप हमारे परिवार के तरह हैं, आप ही इसको समझाइए। सविता भाभी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादी ब्याह समय पे हो जाना चाहिए, लेकिन दामिनी बिटिया एक जिम्मेदार लड़की है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। आप उसकी शादी को लेके बिल्कुल परेशान ना हो। और शादी ब्याह तो संजोग की बात होती है, जब संजोग होगा तो अपनी दामिनी बिटिया की शादी भी हो जाएगी। ठीक है, मैं भी सही समय का इंतजार करूंगी। माँ, आप इतना चिंता मत कीजिए, बस मैं जो कर रही हूँ उसमें मेरा साथ दीजिए। मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से मुझे लड़ना है और उस पर जीत भी हासिल करनी है। और जब तक गांव के हर किसान बहनों और भाइयों के चेहरे पर खुशी नहीं देख लूंगी, तब तक मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। और किसी भी कीमत पर मुझे अपना संकल्प पूरा करना है। तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं दामिनी से बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसको। तुम्हारे लिए उसके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे इस प्यार को वो एहसास नहीं कर पा रही है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बैठे, क्या बात है, इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? कोई ऐसी बात नहीं है पापा, आई एम ओके, ठीक हूँ मैं। अरे बेटा, मैं तुम्हारा बाप, मेरे बेटे के दिल के अंदर क्या चल रहा है ये मैं नहीं जान पाऊंगा?
वैसे एक बात बताऊं, तुम खुश रहते हो ना, बड़े अच्छे लगते हो। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी? पापा कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ पापा। तुम ठीक हो? चलो तब तुम वो राजेश खन्ना का वो गीत गाओ जो उन्होंने आराधना फिल्म में गाड़ी चलाते हुए गाई थी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। गाओ। मेरा मूड ठीक नहीं, आई कांट सिंग नाउ। देखो बेटा, मेरे दिल में भी इस बात से बहुत टीस उठती है जब मैं इस बात को याद करता हूं कि दामिनी ने तुम्हारा एंगेजमेंट का रिंग पहनने से इनकार कर दिया था। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था बेटा, लेकिन तुम्हारा ख्याल करके हम लोगों ने अपने रिलेशन को नॉर्मल कर लिया। तुम कहो बेटा तो फिर से मैं दामिनी से तुम्हारे रिश्ते की बात करूं। मैं जानता हूं कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। नहीं पापा, जब मंजिल ही बदल गई तो उस रास्ते पर चलने का क्या फायदा। दामिनी सिर्फ मेरी एक दोस्त है, इससे आगे कुछ नहीं। हाँ, एक ऐसी दोस्त जो दुनिया के दुख और तकलीफ को तो समझ लेती है, लेकिन अपने दोस्त के सीने में जो दर्द है उसको नहीं समझ पाती है। बेटा, अगर तुम कहो तो मैं फिर से तुम्हारे रिश्ते के लिए दामिनी से बात करूं? नहीं पापा, ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी को एक सिंगल व्हील की गाड़ी के रूप में पूरी जिंदगी भर घसीटता चलूं। अगर उसको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं उसको लेकर के बार बार ख्वाब क्यों देखूं? ये उसका बैड लक है बेटा। हाँ, सही कहा मैंने, ये उसका बैड लक है। दामिनी की हर बात पसंद है मुझे, लेकिन उसका तुमसे सगाई ना करने का फैसला ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे दिल को ये बात चुभ गई। दामिनी ने अभी सगाई नहीं करने को कहा था, यानी कि उसे कुछ वक्त चाहिए। बिल्कुल रिश्ता करने से तो उसने मना नहीं किया था। हाँ, फिर भी मना तो किया था ना। लेकिन अब इन बातों का क्या फायदा? मेरे बेटे के रिश्ते की कमी थोड़ी, मेरे बेटे के लिए हजारों लड़कियां आएंगी। लेकिन मनीषा, ये तो आज भी उसी को प्यार करता है। क्या ये सच है बेटा? क्या ये सच है बेटा? यही सच है। अच्छा, बोलो ना, क्या ये सच है? तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं दामिनी से बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसको। तुम्हारे लिए उसके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे इस प्यार को वो एहसास नहीं कर पा रही है। और शायद यही वजह है कि तुम्हारे प्रपोजल को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। वैसे एक राज की बात बताऊं बेटा, तुम्हारी मम्मी ने भी मेरा पहला प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तो क्या करती मैं? आपको तो बस शादी की पड़ी थी, लेकिन मुझे अपना करियर बनाना था। मुझे लगता है यही बात शायद दामिनी के साथ भी हो। मुझे लगता है कि हमें दामिनी को थोड़ा वक्त देना चाहिए। आप दोनों फालतू का डिस्कशन करते हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ सोच रहा था और आप दोनों आकर के बात का बतंगड़ बना दी। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, आप भी ना प्रोफेसर साहब, कुछ काम तो है नहीं आपके पास, बस फालतू की बात ढूंढते रहते हैं, बस मुंह चलता रहना चाहिए आपका।
तुम कुछ भी कहो मनीषा, मैं अपने बाप होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। देखना, मैं दामिनी को अपने अजय से रिश्ते के लिए एक न एक दिन जरूर मना लूंगा। नहीं पापा, अब हम लोग दामिनी के पास प्रपोजल लेकर नहीं जाएंगे। अब उसको आना होगा। देखा, ये हुई ना बात। ये है मेरा बेटा। फिर तुम मेरे पास प्रपोजल लेकर क्यों नहीं आई थी? तो अब आप अपनी बराबरी हमारे बेटे के साथ कर रहे हैं। ये बात तुमने सही कही। अरे मेरा बेटा मेरे से कई गुना अच्छा है। वैसे भी बेटे को ना बाप से 2 कदम आगे ही रहना चाहिए। नहीं पापा, मैं आपकी जगह नहीं ले सकता। यू आर ग्रेट। मैं तो बस कोशिश करूंगा कि आपके पच्चीनों पे चल सकूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बेटा। देखना, एक न एक दिन दामिनी को मैं तुम्हारा हमसफर बनने के लिए राजी कर ही लूंगा। तेरा बाप हूं ना, जो सोच लेता हूं वो करके दिखाता हूं। वो तो आप हैं ही जिद्दी। और तेरी की, मैं तो सोच रहा था कि मेरी तारीफ हो रही है, यहाँ तो मेरी टांग खींची जा रही है। बहुत खूब। शिवा, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या डिस्टर्ब है? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं आपको यूं अकेला नहीं छोड़ती। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हुकुम सिंह भी कहाँ गायब हो जाता है, किसी काम का नहीं है। पैसे कैसे अटने हैं ये इसको अच्छी तरह पता है। जब बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने। जगदीश राज, तुम्हें खुद ब खुद कुछ करना होगा। तो चैन से रहने नहीं देंगे तुम्हें। चैन से रहने नहीं देंगे? ये क्या अकेले में आप कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। क्या हो गया आपको? शिवा, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या डिस्टर्ब है? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं आपको यूं अकेला नहीं छोड़ती। आपको पता है, मेरी माँ कहती थी जब इंसान परेशान और डिस्टर्ब हो ना, तो उसे यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी गलत कर सकता है, यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत करना। अगर आप आत्महत्या कर लेंगे तो मेरे इतने महंगे महंगे गहने और साड़ियाँ, मेकअप का सामान सब बेकार हो जाएगा। आप ऐसा कुछ मत करना, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। चुप हो जाओ देवी, कृपा करके चुप हो जाओ। सोचती नहीं हो, समझती नहीं हो, कुछ भी बोलती रहती हो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो अपना ही नुकसान करूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अब मेरा मेकअप का सामान, गहने, साड़ियाँ सब बेकार होने से बच जाएगा। हुकुम सिंह है ना, मॉल की जमीन की वजह से सबको परेशान करके रखा है। आज पंचायत ऑफिस में भी दामिनी से यही बहस हो गई। 1 नंबर का दुष्ट है वो।
कभी किसी का भला ही नहीं चाहता है। एक अकेले ही उसने इस सारे गांव के लोगों को परेशान करके रखा। अभी तक तुमने रंजीत को सही तरीके से जाना नहीं। तुम्हें जानने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर